यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, ट्विटर और इंस्टाग्राम को ही अधिकतर लोग इंटरनेट समझते हैं और ये कुछ हद तक सच भी है। एक सर्वे के अनुसार दुनिया भर में 92.6% लोग इंटरनेट का यूज सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कुछ वेबसाइट और वेब सर्विस को एक्सेस करने के लिए करते हैं। पर अगर मैं कहूं, इन वेबसाइट और सोशल मीडिया एप्स के पीछे एक और इंटरनेट की दुनिया है जो उतनी कलरफुल और फुल ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि उसका उल्टा है, तो आप क्या सोचेंगे, क्या बकवास कर रहा है? पर ये सच है। जिस इंटरनेट के जरिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी इंटरनेट के पीछे एक और अंधेरी दुनिया है जिसे हम डार्क वेब के नाम से जानते हैं। इस डार्क वेब के कोई नियम या कायदे कानून नहीं है। यहाँ की वेबसाइट को कोई भी इंटरनेशनल अथॉरिटी रेगुलेट नहीं करती है और इनके जल्दी कोई फुटप्रिंट्स भी नहीं मिलते हैं। आज की हमारी कहानी है इसी डार्क नेट के एक वेबसाइट के बारे में, जिसकी वर्थ सिर्फ 2 सालों के अंदर $1.2 बिलियन की हो गई थी। इस वेबसाइट को डार्कनेट का अमेजन और ऑनलाइन ब्लैक मार्केट भी बोला जाता था, जहां बॉडी पार्ट्स, वेपन्स, हिटमैन से लेकर सभी तरह के ड्रग्स जैसी कोई भी इलीगल चीज खरीदी या बेची जा सकती थी। उस वेबसाइट के फाउंडर को 2-3 साल पीछा करने के बावजूद भी CIA और FBI जैसी बड़ी जासूसी संस्था भी ढूंढ नहीं पाई थी। लेकिन वेबसाइट का मालिक जब पकड़ा गया तो सिर्फ 26 साल की उम्र में 2 बार लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा सुनाई गई। आज बात करेंगे डार्क वेब की सबसे खतरनाक वेबसाइट सिल्क रोड के बारे में, जिसकी वजह से सैकड़ों जिंदगियां गई और हजारों घर तबाह हुए। आइए जानते हैं कैसे टेक्सास अमेरिका का एक फिजिक्स जीनियस वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑनलाइन ब्लैक मार्केट का मास्टरमाइंड बना, जिसकी नेटवर्थ $1.2 बिलियन की थी। इस वीडियो में हम डार्क वेब और टॉर ब्राउजर का यूज करके लगभग अनट्रेसेबल क्रिमिनल को आखिर कैसे पकड़ा गया, जो बिल्कुल से एनोनिमस हो उसे कैसे ढूंढा जा सकता है। आज की ये वीडियो एक ट्रू और फैसिनेटिंग स्टोरी है सिल्क रोड एम्पायर के बारे में। The FBI has seized control of a controversial website which made buying drugs as easy as going to the store. That site, and the Fed seized about $3.6 million worth of Bitcoins as they put Silk Road out of business. वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। हमें इस तरह के वीडियोस की स्क्रिप्ट बनाने में काफी मेहनत लगता है और एडिट करने में भी 100 घंटे से ऊपर का टाइम जाता है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े से भी अच्छे लगते हो तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए वापस से आते हैं अपनी वीडियो पर। फरवरी 2011 में डार्क वेब पर एक वेबसाइट लॉन्च होती है, जिस पर कोई भी सिंपली अपना अकाउंट बना के सिर्फ कुछ क्लिक्स करके किसी भी तरह का ड्रग्स या कोई भी सब्सटेंस खरीद सकता था और 1-2 दिन के अंदर ही वो किसी अमेजन या फ्लिपकार्ट के पैकेज की तरह आपके घर पर पहुंच जाता। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस वेबसाइट के पीछे कोई बड़ी कंपनी या सैकड़ों लोगों की टीम नहीं थी, बल्कि एक सिंगल जीनियस लड़का था। नाम था रॉस उल्ब्रेट। रॉस उल्ब्रेट अमेरिका के टेक्सास में ऑस्टिन नाम के एक शहर में बड़ा हुआ था। बचपन से ही वो अपने आसपास के बच्चों से काफी ज्यादा होशियार था। उसे फिजिक्स में काफी दिलचस्पी थी, तो रॉस ने पहले यूनिवर्सिटी ऑफ डैलस से फिजिक्स में बैचलर किया, फिर पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन। रॉस ने उसके बाद काफी बिजनेस आइडियाज ट्राई किए, जो कि एक के बाद एक फ्लॉप होते गए। उसी बीच रॉस ऐसे सोशल ग्रुप्स का मेंबर बना जिनका सोचना था किसी भी स्टेट या गवर्नमेंट का लोगों के लाइफ पर इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए। लोगों के लाइफ में गवर्नमेंट की तरफ से इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, खास करके ड्रग्स के मामले में। जिस बारे में रॉस का मानना था कि लोग अपने बॉडी में क्या इंजेक्ट कर रहे हैं या क्या खा रहे हैं, इस पर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो लगभग सारे बिजनेस आइडियाज फ्लॉप होने के बाद रॉस ने अपने कॉलेज फ्रेंड डॉनी पामट्री के साथ एक ऑनलाइन कंपनी खोली, गुड वैगन बुक्स के नाम से, जिसका काम था यूज्ड बुक को बेचना और खरीदना। यहीं से रॉस के दिमाग में सिल्क रोड का आइडिया आया।
रॉस एक ऐसी ऑनलाइन मार्केट बनाने के बारे में सोचने लगा जहां बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कुछ भी बेचा या खरीदा जा सके। रॉस के इस आइडिया के बारे में उसके पर्सनल डायरी से पता चला, जो कि उसे गिरफ्तार करते वक्त एफबीआई को उनके पास से मिली थी, जिसमें लिखा था, एक ऐसा मार्केट प्लेस जहां लोग कुछ भी एनोनिमसली खरीद सके और कोई भी उन्हें पकड़ ना सके। जब कोई उससे आर्ग्यू करता कि इतना इजीली ड्रग्स अगर ऑनलाइन मिल जाए तो सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है बीमारी और एडिक्शन की वजह से, तो उसमें रॉस का तर्क होता था, क्या सॉफ्ट ड्रिंक्स पी के लोगों को कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता है जिससे उनकी जान नहीं जाती, तो क्या सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी बैन नहीं कर देना चाहिए। इसी तरह हर साल कार एक्सीडेंट में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान जाती है, तो क्या कार्स को भी बैन नहीं करना चाहिए। रॉस का हमेशा से मानना था कि ड्रग्स को नॉर्मल लाइफ में लीगल कर देना चाहिए। वो मानता था कि सिल्क रोड जैसी ऑनलाइन मार्केट बना के वो लोगों की हेल्प कर रहा है। कुछ रिसर्च करने के बाद रॉस को टोर ब्राउजर के बारे में पता चला, जिसका यूज करके कोई भी किसी की नजर में आए बिना कुछ भी ब्राउज कर सकता है, क्योंकि इस ब्राउजर को यूज करने वाले का आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं किया जा सकता। तो रॉस ने सोचा वो अपनी वेबसाइट को डार्क वेब पर ही लॉन्च करेगा, पर यह आइडिया भी लग रहा था कि सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसे ऐसा कोई पेमेंट सिस्टम नहीं मिल रहा था जिसे ट्रैक नहीं किया जा सके। तो इसीलिए 1 से 2 साल तक इस आइडिया पर रॉस आगे काम नहीं कर पाया। फिर 2010 में उसे एक ऐसे पेमेंट सिस्टम के बारे में पता चला जिसे ट्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल था। इस पेमेंट सिस्टम का नाम था बिटकॉइन, जो कि क्रिप्टो करेंसी है, जिसका रिकॉर्ड एक पब्लिक लेजर सिस्टम में रहता है जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। फिर भी लोग एनोनिमस होकर इसके जरिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो अब सब कुछ तैयार था, आइडिया, पेमेंट सिस्टम और बायर्स तक पहुंचने का जरिया, यानी डार्क वेब। तो रॉस ने अपने बेडरूम से ही वेबसाइट को बनाना शुरू किया। उसने महीनों तक वेबसाइट को खुद ही कोड किया और आखिरकार वो बनके तैयार था। अब बस उसके पास 2 ही प्रॉब्लम थे, पहला वेबसाइट का नाम और दूसरा कि वो लॉन्च के टाइम से अपने कस्टमर को बेचेगा क्या। उसने वेबसाइट का नाम रखा सिल्क रोड, आज से लगभग 2000 साल पुराने ट्रेड रूट के नाम पर, जिसका यूज सैकड़ों सालों तक तरह तरह की चीजों के बिजनेस के लिए हुआ करता था। दूसरी चीज उसे चाहिए था कम से कम एक प्रोडक्ट जिसे उसके कस्टमर खरीद सके। तो रॉस ने सुनसान जगह पर एक बिल्डिंग किराए पर ली और मैजिक मशरूम उगाने लगा जिसे वो सिल्क रोड पर बेच सके। तो 2011 के शुरुआत तक रॉस ने वेबसाइट लॉन्च कर दी थी, जिस पर उसने काफी तरह के इलीगल ड्रग्स और प्रोडक्ट को लिस्ट किया, पर उसमें से सिर्फ मैजिक मशरूम ही उसके पास अवेलेबल था। अपने इस वेंचर के बारे में रॉस ने सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया वाई को बताया। जब जूलिया को डर लगा कि वो पकड़ा जाएगा, तो उसने बताया कि टॉर ब्राउजर और बिटकॉइन की वजह से उसे ट्रेस करना नामुमकिन है। तो वेबसाइट ऑनलाइन थी और उसके पास एक प्रोडक्ट भी था, मैजिक मशरूम। पर अब सबसे बड़ा काम था सिल्क रोड को प्रमोट करने का। रॉस को पहले कुछ दिनों में कोई ऑर्डर नहीं आए। अब वो परेशान होने लगा था कि कहीं उसका ये आइडिया भी फ्लॉप ना हो जाए, क्योंकि टॉर ब्राउजर की वेबसाइट कहीं लिस्ट नहीं होते, तो उसे एसईओ से प्रमोट नहीं किया जा सकता और ना ही इसका एड फेसबुक या गूगल पर चलाया जा सकता है। तो रॉस ने कुछ फोरम पर जाकर अलग अलग नामों से सिल्क रोड को प्रमोट करना शुरू किया। उसने अलग अलग आईडीज बनाकर अपने आप को सिल्क रोड का कस्टमर बताया और लोगों से उस वेबसाइट को चेक करने को कहा। इसी कड़ी में उसने एक वेबसाइट श्रोमणी पर भी पोस्ट किया था। दोस्तों, इस नाम को याद रखिएगा, आगे आपको पता चलेगा कि इस कहानी में कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फिर कुछ ही दिनों के अंदर रॉस को ऑर्डर आना शुरू हो गए। ये 2011 के शुरुआती महीनों की बात है। उस वक्त तक रॉस अपने दोस्त के ऑनलाइन बुक स्टोर पर ही काम कर रहा था और इसी बुक स्टोर की आड़ में रॉस ने अपने मशरूम्स को बुक्स के पैकेट्स में भेजना शुरू किया। अब 2-3 महीनों के अंदर ही रॉस का बिजनेस चल पड़ा था। सिर्फ 1 महीने के अंदर ही रोजाना सिल्क रोड पर 50 से 60 ऑर्डर आना शुरू हो गए। इतना ही नहीं, वेबसाइट पर और भी वेंडर्स अपने गुड्स और सर्विसेज बेचने लग गए। रॉस ने वेबसाइट पर एक रिव्यू सिस्टम भी बनाया, जिसके जरिए बायर्स और सेलर्स एक दूसरे को रेटिंग दे सकते थे।
जिसकी वजह से और बायर्स एंड सेलर सिल्क रोड की तरफ अट्रैक्ट हुए। सिल्क रोड हर एक ट्रांजैक्शन का 6.23% लेता था। सिर्फ कुछ ही महीनों में रॉस ने सिल्क रोड से थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स बनाए। रॉस बीच बीच में जूलिया से भी वेबसाइट के ग्रोथ के बारे में बात करता रहता था। हालांकि रॉस और जूलिया अच्छा खासा कमा रहे थे, पर जूलिया अक्सर रॉस के इस बिजनेस से नाराज रहती थी। उसे लगता था एक ना एक दिन रॉस पकड़ा जाएगा। जूलिया और रॉस के बीच इस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट होते थे कि सिल्क रोड पर अब हेरोइन जैसी खतरनाक और जानलेवा ड्रग्स बिक रहे हैं, जिसके ओवरडोज से किसी की जान भी जा सकती है। इस पर रॉस ने जूलिया को समझाया कि अगर कोई खराब ड्रग्स वेबसाइट पर बेचेगा तो उसे खराब रेटिंग मिलेंगे और उससे कोई भी ड्रग्स नहीं खरीदेगा। तब जूलिया ने जवाब दिया था कि अगर कोई रेटिंग देने के लिए अगर जिंदा बचा ही नहीं तो। सिल्क रोड के अब हजारों कस्टमर बन चुके थे और सैकड़ों वेंडर्स उस पर अपना ड्रग्स भी बेचना शुरू कर चुके थे। इसी के साथ वेबसाइट अब इतना पॉपुलर हो चुका था कि कई मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पर आर्टिकल्स लिखे और स्टोरीज की। इन्हीं स्टोरीज और मीडिया अटेंशन की वजह से FBI वेबसाइट के ओनर को ढूंढना शुरू कर चुकी थी और इस बीच रॉस अब सिल्क रोड पर फुल टाइम काम करना शुरू कर चुका था। फिर एक सुबह रॉस उठता है और देखता है कि किसी ने वेबसाइट पर गन भी लिस्ट कर दी है। रॉस कुछ सोच में पड़ गया, लेकिन उसे लगा कि अमेरिका में गन रखना तो डेमोक्रेटिक राइट है, तो उसने वेपन्स को भी लिस्टिंग की इजाजत दे दी। लेकिन रॉस की गर्लफ्रेंड जूलिया को यह मंजूर नहीं था। उसने रॉस को समझाया कि सोचो कोई भी आदमी ऐसे इलीगल गन क्यों खरीदेगा, पर रॉस को यह पसंद नहीं आया और उन दोनों के बीच में काफी झगड़ा भी हुआ। इसी झगड़े से दुखी होकर जूलिया ने अपनी एक फ्रेंड एरिका को यह बता दिया कि रॉस ही सिल्क रोड का ऑनर है। कुछ दिन बीते, फिर एक दिन रॉस सुबह उठ के देखता है कि उसके फेसबुक वॉल पर एरिका ने लिखा है, मुझे यकीन है कि अथॉरिटीज रॉस ऑल्ब्रिस्ट की ड्रग वेबसाइट के बारे में जानना चाहेंगे। इतना पढ़ने के बाद रॉस की दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जूलिया उसे धोखा देगी। वो काफी गुस्से में था, बिट्रेड महसूस कर रहा था और काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसने तुरंत एरिका को फोन किया और पोस्ट डिलीट करने को कहा। एरिका ने पोस्ट डिलीट किया और उस पोस्ट को लगभग 50 से 60 लोग ने ही देखा था, इसलिए रॉस अब निश्चिंत हो गया था। पर जूलिया ने उसका दिल तोड़ा था, तो उसने जूलिया को छोड़ा और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए कुछ दिनों के लिए यूएसए छोड़ना ही उसे सही लगा। अब रॉस साउथ ईस्ट एशिया में था और दुनिया घूम रहा था। इस बीच वो सिर्फ इंटरनेट कैफे में बैठकर वेबसाइट को मैनेज करता था। रॉस ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था वो उसके सबसे अच्छे दिनों में से थे। अच्छा इनकम था, दुनिया घूम रहा था और अब उससे FBI से ज्यादा दिक्कत भी नहीं थी। पर इंटरनेट ग्रोथ के साथ ही अब दुनिया भर के लोग सिल्क रोड का यूज कर रहे थे इलीगल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदने और बेचने के लिए। पर ट्रांजैक्शन बढ़ने के साथ ही वेबसाइट पे काफी बग्स भी सामने आ रहे थे और रॉस अब अकेला सब मैनेज नहीं कर पा रहा था, तो उसने कुछ ही दिनों में 10 एम्प्लॉय भी हायर किए जो कि सिल्क रोड पर ही एक्टिव यूजर थे। अब सिल्क रोड पर ड्रग्स के साथ ही वेपन्स, स्पाई सॉफ्टवेयर, हैकिंग सर्विसेज, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स भी बिकने लगे थे। कुछ वेंडर्स ने तो रॉकेट लॉन्चर भी सेल पर लगाया हुआ था। रॉस के सारे एम्प्लॉय भी उसी के विचारधारा से बिलोंग करते थे। उन्हें लगता था कि वो दुनिया में फ्रीडम की क्रांति लाने को निकले हैं। अब सिल्क रोड मार्केट प्लेस के साथ साथ एक एंटी गवर्नमेंट और एंटी एस्टैब्लिश मूवमेंट की तरह दिखने लगा, जिसकी वजह से सिल्क रोड के फोरम और कम्युनिटी पर लोगों का जमावड़ा लगने लगा। सिल्क रोड पर एक यूजर था जिसका नाम था वैराइटी जोन्स, जो कि अब रॉस का अच्छा दोस्त बन चुका था क्योंकि उसने वेबसाइट पर काफी बग्स निकाले और रॉस के साथ मिलकर उन्हें फिक्स भी कर दिया। अब रॉस और वैराइटी जोन्स की रेगुलर बात होने लगी थी। दोनों ने मिलकर काफी आइडियाज भी इंप्लीमेंट किए वेबसाइट पर। दोनों बहुत सारी चीजों पर बात करते थे। उनमें से एक ये भी था कि क्या किया जाए कि रॉस को कोई भी पकड़ ना सके और वो यूएसए का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड या किंगपिन बन जाए। वैराइटी जोन्स और रॉस दोनों को ही द प्रिंसेस ब्राइड नाम की मूवी बहुत ज्यादा पसंद थी और उस फिल्म में एक कैरेक्टर था ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स, जो कि कोई और किरदार नहीं था। ये एक टाइटल, एक सॉल्यूशन था जो सालों साल पास ऑन हो रहा था।
वैरायटी जोन्स ने रॉस को समझाया कि वो एडमिन की जगह अपना नाम ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स रख ले, जो कि और भी ज्यादा एनोनिमस हो जाएगा, और कभी वो पकड़ा गया तो वो बोल सकता है कि वो मेन एडमिन नहीं है, बल्कि उसी वेबसाइट के थ्रू बस हायर किया गया है। तो अब से सिल्क रोड के एडमिन को ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स यानी डीपीआर के नाम से जाना जाने लगा। अब वेबसाइट को 1 साल से ज्यादा हो चुके थे और रॉस अब लगभग $500,000 से ज्यादा का प्रॉफिट हर वीक कर रहा था, और दूसरे साल के शुरुआत में सिल्क रोड के लगभग 1 मिलियन यूजर हो चुके थे और रॉस $40 to $50 मिलियन तक के बिटकॉइन कमा चुका था। और ये वक्त था जब हर दूसरे रोज बिटकॉइन का रेट आसमान छू रहा था। सिल्क रोड पर ड्रग्स और वेपन्स धड़ल्ले से बिक रहे थे। टीनेजर्स आसानी से बिटकॉइन खरीदकर और सिल्क रोड के थ्रू 1 मिनट में ड्रग्स और गन ऑर्डर कर सकते थे। इसी बीच अमेरिका और दुनिया में काफी क्राइम्स में यूज हुए वेपन्स का लिंक सिल्क रोड से पाया गया। FBI और कई और डिपार्टमेंट सिल्क रोड के ऑनर को पकड़ने में लगी हुई थी, और इसी बीच IRS क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर गैरी एल्फोर्ड को भी सिल्क रोड का केस दिया गया, जिसे बिटकॉइन, टॉर या डार्क वेब का कोई नॉलेज नहीं था, पर यही वो ऑफिसर था जिसकी वजह से रॉस पकड़ा गया। गैरी एल्फोर्ड की वजह से ही FBI ये पता लगा सकी कि रॉस अल्ब्रिस्ट ही ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स है। गैरी ने इस केस को क्रैक करने के एक डिफरेंट अप्रोच अपनाया। उसने तलाशना शुरू किया कि सिल्क रोड के बारे में सबसे पुरानी पोस्ट कौन सी है। उसने गूगल पर सिल्क रोड से सर्च किया और एडवांस सर्च में जाके अर्ली 2011 के पोस्ट ही सर्च किए, क्योंकि ये माना जाता था कि वेबसाइट उसी वक्त से चल रही है। गैरी को कुछ ही रिजल्ट दिखे और उसे लिंक मिला एक वेबसाइट का जिसका नाम था स्रो मैरी, जिस पर किसी अल्टॉयड नाम के बंदे का पोस्ट मिला जो कि सिल्क रोड का यूजर लग रहा था। फिर उसने कुछ और वेबसाइट पर सेम यूजर नेम से सिल्क रोड के कुछ प्रमोशनल टेस्टिमोनियल्स मिले। गैरी को लगा कि कोई भी आम यूजर इतने पोस्ट एक ही वेबसाइट के लिए क्यों करेगा। उसे इस यूजर नेम पर डाउट हुआ। फिर एक जॉब फोरम से इसी आईडी से एक पोस्ट मिला जिसमें लिखा था बिटकॉइन टेक्नोलॉजीज पर काम करने वाले कोडर चाहिए। जॉब पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एक मेल भी था, russellbrist@gmail.com। अब गैरी को यह साफ हो चुका था कि हो ना हो ये सिल्क रोड का एडमिन या मॉडरेटर है, इसे पकड़ने से बात बन सकती है। जब गैरी ने अपने बॉसेस को इस बारे में बताया तो उनका जवाब आया, जरूरी नहीं है कि अगर कोई बंदा किसी वेबसाइट के बारे में 2-3 पोस्ट किया हो वही ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स हो। पर गैरी ने हार नहीं मानी और वो रसल अल्ब्रिस्ट के नाम से इस बंदे को ढूंढने में लग गया। उसने जीमेल के थ्रू उसके यूट्यूब चैनल को ढूंढा जहां लिबर्टिज्म से रिलेटेड कई वीडियोस थे। अब गैरी को यकीन हो गया था कि रॉस का सिल्क रोड में कोई ना कोई हाथ तो है। इसके बाद रॉस के लिंक्डइन प्रोफाइल से भी साफ हो गया कि वो एंटी गवर्नमेंट और एंटी स्टेट विचार रखता है, क्योंकि उसके लिंक्डइन पेज पर लिखा था। अब गैरी को 100% यकीन हो चुका था कि ये वही बंदा है जिसके पीछे वो लोग लगे हुए हैं। फिर गैरी ने अपने एक दोस्त को रॉस अल्ब्रिस्ट के बारे में सर्च करने को कहा, जो कि होमलैंड सिक्योरिटी में काम करता था, और उसके सर्च रिजल्ट चौंकाने वाले थे। गैरी को पता चला कि रॉस ने अपनी ही वेबसाइट सिल्क रोड से कई फर्जी पासपोर्ट ऑर्डर किए थे। इस केस में रॉस को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया, पर गैरी जानता था कि फर्जी पासपोर्ट के सिलसिले में उसे गिरफ्तार करके फायदा नहीं है, क्योंकि उसने इसी फर्जी पासपोर्ट का अभी तक यूज किया ही नहीं था। प्लस क्वेश्चनिंग के वक्त रॉस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था, तो गैरी और पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल सका। इसके बाद रॉस को छोड़ दिया गया और रॉस अब पहले से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था। उसे लग नहीं रहा था कि कोई उसे सिल्क रोड के थ्रू ट्रेस कर सकता है। लेकिन तब तक FBI को भी सिल्क रोड के मेन सर्वर का लोकेशन मिल चुका था, जो कि आइसलैंड में था, जिसकी वजह से FBI एजेंट्स ने सिल्क रोड के कोड्स को हैक करके IP एड्रेस ढूंढ निकाले, जहां से एडमिन यानी ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स लॉग इन करता था। और एक दिन रॉस सैन फ्रांसिस्को के एक इंटरनेट कैफे से लॉग इन करके सिल्क रोड पर कुछ अपडेट्स चला रहा था कि तभी FBI को उसका IP एड्रेस मिला, और अब FBI रॉस को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी।
गैरी को डीओ ऑफिस बुलाया गया और उसने रॉस के बारे में सारे डिटेल्स दिए, जिससे एफबीआई का केस और मजबूत हो गया। और अब अगर एफबीआई रॉस को रंगे हाथों पकड़ लेती है तो वो फंस जाएगा। गैरी ने एक और इंपॉर्टेंट डिटेल बताया कि बाद में एक फ्रॉस्टी नाम के एक यूजर ने भी वेबसाइट के लिए कई पोस्ट लिखे थे और अब एफबीआई भी 100% श्योर हो चुकी थी, क्योंकि इसी नाम से डार्क वेब के थ्रू आइसलैंड में सर्वर खरीदा गया था। रॉस अब ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स का बहाना भी नहीं बना सकता था, क्योंकि एफबीआई के पास उसके पुराने आईडी के रिकॉर्ड्स भी थे और उसे पकड़ना आसान नहीं था। एफबीआई के पास रॉस का एड्रेस था, पर फिर भी वो उसे लैपटॉप यूज करते वक्त ही पकड़ना चाहते थे, क्योंकि उस लैपटॉप में और भी लोगों की डिटेल्स हो सकती थी जो सिल्क रोड से जुड़े हुए हों। और अगर एफबीआई ने जल्दबाजी की तो रॉस लैपटॉप को डिस्ट्रॉय कर सकता था, फिर उसे प्रोसिक्यूट करना लगभग नामुमकिन हो जाता। अक्टूबर 1, 2023 को रॉस सुबह उठ के सैन फ्रांसिस्को के उसी साइबर कैफे में गया, पर उसे वहां सही जगह नहीं मिली, तो वो पास के ही एक पब्लिक लाइब्रेरी में जाकर बैठ गया और सिल्क रोड के एडमिन को उसने एक्सेस किया। उसे पता ही नहीं था कि पूरे लाइब्रेरी में अंडरकवर एफबीआई एजेंट्स हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, पर एफबीआई की एक गलत चाल रॉस अपना लैपटॉप बंद कर सकता था, फिर पूरा डेटा इनक्रिप्ट हो जाता, क्योंकि एफबीआई को पता चल चुका था कि रॉस के लैपटॉप में मल्टी लेवल इंक्रिप्शन है, इसीलिए वो इसका लैपटॉप हैक भी नहीं कर पा रहे थे। तो एफबीआई का एक एजेंट रॉस के जस्ट आगे बैठा था और दो एजेंट्स पीछे कपल्स की तरह लड़ने लगते हैं, जिससे रॉस का ध्यान भटका और वो पीछे मुड़ा और तब तक खेल हो चुका था। आगे वाले एफबीआई एजेंट्स ने रॉस का लैपटॉप उठा लिया और दूसरे एजेंट ने हथकड़ी पहना दी। इसी के साथ ड्रेड पैरेट रॉबर्ट्स पकड़ा जा चुका था, पर उसे प्रोसिक्यूट करना भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए, उसके बारे में भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। खैर 29 मई 2015 को रॉस अनब्रिज्ड को डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस 40 इयर्स की सजा सुनाई गई, वो भी बिना किसी पैरोल के। हालांकि ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स को लीजेंड बनाने के पीछे बहुत सारे ऑनलाइन हैकर्स और ड्रग माफियाज का भी हाथ था और काफी करप्ट गवर्नमेंट्स एजेंट्स को भी इसमें दोषी पाया गया था। अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उस पर भी एक लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाऊंगा। तो आप सुरक्षित रहिए और डार्क वेब से दूर रहिए। मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरा नाम है बलराम और वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।